रिमांड क्या होता है? आप एक बार अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए, चीजों को नोट डाउन करिए, समझिए चीजों को, और चीजें आसान हो जाएंगी। तो जो शब्द रिमांड हमारे पास है, इसका मतलब होता है टू ऑर्डर बैक। क्या मतलब होता है? ऑर्डर बैक। हिंदी में इसे शब्द है हमारे पास में प्रतिप्रेषण। क्या शब्द है? प्रतिप्रेषण। मतलब एक आदमी जो ऑलरेडी कस्टडी या डिटेंशन में है, उसको वापस से कस्टडी या डिटेंशन में भेजना। फॉर व्हाट पर्पस? इसे कहते हैं पेंडिंग ट्रायल, जबकि विचारण लंबित हो, और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, जबकि अन्वेषण ये जो है पेंडिंग हो। ठीक। रिमांड शब्द हमारे पास में है, तो रिमांड के बारे में जब हम बात करें तो कितने तरह के रिमांड हमारे पास में? एक होता है पुलिस रिमांड। कैसा रिमांड? पुलिस रिमांड। एक होता है जुडिशियल रिमांड, और एक नई तरह के रिमांड के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलता है आजकल, यह है ट्रांजिट रिमांड। कैसा रिमांड? ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड जो है, ये शब्द हमारी सीआरपीसी में कहीं नहीं दिया। सीआरपीसी में इसके बारे में कोई शब्द नहीं है। द वर्ड ट्रांजिट रिमांड हैज नॉट बीन यूज्ड इन अवर सीआरपीसी। इस बात को आप जरूर जानकारी में रखें। ये समय समय पर न्यायालय यानी कोर्ट के द्वारा इवॉल्व है। प्रोसीजरल ये शब्द जो है ये जन्म लेता है ट्रांजिट रिमांड, और इसके लिए कुछ सेक्शंस हैं सीआरपीसी के, जिनको आप पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी। एक सेक्शन है सेक्शन 57। कौन सा सेक्शन? एक सेक्शन है 76, एक सेक्शन है 80, एक सेक्शन है 167, और एक सेक्शन है 309। इन सेक्शंस को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि रिमांड या ट्रांजिट रिमांड क्या होता है। इतने सारे सेक्शन को पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, लेकिन उसका आंसर समझाने के लिए मुझे इतनी लंबी यात्रा आपको देनी पड़ेगी। अभी तक बातें समझना ध्यान से है ना, क्या बात है क्या? क्योंकि इसको लेकर लोगों को कंफ्यूजन भी है बहुत सारा कि ये ट्रांजिट रिमांड 76 वाला रिमांड है या 167 वाला रिमांड है या सेक्शन 80 वाला रिमांड है। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 80 में अगर एक डिस्ट्रिक्ट से किसी ने वारंट इशू किया अरेस्ट के लिए, और वो आदमी दूसरे डिस्ट्रिक्ट यानी दूसरे जिले में अरेस्ट हुआ है, तो आपने पढ़ा उसको क्या करेंगे? डीएम के पास ले जाएंगे अरेस्ट करने के बाद, अगर कोर्ट 30 किलोमीटर की पेरीफेरी में नहीं है। याद आ रहा आपको ये बात? अगर वो वारंट जारी करने वाला कोर्ट 30 किलोमीटर के दायरे में है तब तो बात ठीक है, अदरवाइज नियरेस्ट डीएम के पास ले जाइए या पुलिस कमिश्नर या एसपी के पास ले जाइए। ये बात लिखी हुई है। कितने समय के अंदर? 24 घंटे के भीतर। तो 24 घंटे का टाइम कहां से आएगा? ये आएगा आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 देखें, रेड विथ सेक्शन 21, अनुच्छेद 21 में प्राण और देह का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कैसे किया जा सकता है? लिखा है नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कैसे करेंगे? तो लिखा है विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? विधि द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो नहीं किया है, इसका मतलब है दैट पर्टिकुलर डिटेंशन और कन्फाइनमेंट इज रॉन्गफुल और इलीगल। क्या मानेंगे उसे? ये अवैध है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, वो उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। क्लियर बात है? तो आर्टिकल 22 के सब आर्टिकल 2 में आप जाएंगे, अनुच्छेद 22 उपअनुच्छेद 2, तो यहां हमें पता चलता है कि हर किसी का एक अधिकार है उसके फ्री क्या कहेंगे उसे, लिबर्टी, लाइफ की लिबर्टी, उसकी शरीर की लिबर्टी की, कोई उसको डिटेन ना करे, उसे कोई भी किसी सर्कमस्क्राइबिंग में लिमिटेड ना कर दे, उसके आबाद संचरण के अधिकार को कोई जो है फ्री मूवमेंट के जो राइट्स हैं उसको कोई भी वॉयलेट ना करिए, उसके राइट्स हैं। और इसको रोकने का अधिकार कहां है? इसको रोकने के लिए हमारे पास अरेस्ट के राइट्स कहां दे रखे हैं? सीआरपीसी में। गिरफ्तारी इस अधिकार के वॉयलेशन में है या उसके अगेंस्ट है, ऐसा आप मान सकते हैं। बट क्योंकि लॉ में एस्टैब्लिश कर दिया है, प्रोसीजर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हाउ अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड, फॉर व्हाट पर्पस द पर्सन कैन बी अरेस्टेड, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर द पर्सन हु इज अरेस्टिंग शैल फॉलो। और ये सब कहां लिखा है? सीआरपीसी। कौन कौन से सेक्शन की हम बात कर रहे हैं? 41, अरे 41 आपने पढ़ा, 43, 44, स्पेशली ये 3 सेक्शन है। 41 में पुलिस अरेस्ट करेगी,
43 में कोई आम आदमी अरेस्ट करेगा और 44 में मैजिस्ट्रेट अरेस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही अरेस्ट करेंगे उसके बाद की प्रोसीजर एंड अरेस्ट कैसे करेंगे इसकी प्रोसीजर हमारे पास दे रखी है सीआरपीसी में। 41A, 41B, 41C, 41D हैज टू बी फॉलोड। ये गाइडलाइंस हैं, रेड विद डीके बसु गाइडलाइन। अगर आपको याद हो गया हो डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिया कि ऐसे ऐसे इस चीज को किया जा सकेगा। तो प्रोसीजर जो लॉ ने एस्टैब्लिश किया है अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इतनी बात क्लियर है आपको। अरेस्ट करने के बाद जो पहला काम होता है वो दिया है सेक्शन 57 में कि उस आदमी को 24 घंटे के भीतर, किसके भीतर, विद इन 24 आवर्स उसे मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है। ये कहां से आता है? ये भी आता है आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 से। कहां से आता है? संविधान का आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 पढ़ेंगे तो पता चलेगा नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। अब दो तरह की बातें आती हैं, जैसे आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, है ना, या इधर चार्ट बना देता हूं। हम दो तरह के डिटेंशन के बारे में बात करते हैं। एक तो अरेस्ट हुआ, अरेस्ट करने के बाद आफ्टर अरेस्ट द पर्सन इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। कौन सा कोर्ट? तो अ कोर्ट विच हैज जुरिस्डिक्शन। एक शब्द आप जरूर ध्यान में रखना, ऐसा न्यायालय जिसके पास क्षेत्राधिकार है, उस आदमी को वहां ले जाना चाहिए। ठीक है। और ये बात कहां से निकल कर आती है? अगर आप सेक्शन 177 सीआरपीसी का देखें जो कि चैप्टर 13 का पार्ट है, तो वहां लिखा हुआ है कौन से मैजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन होगा। तो एक लाइन में हमारा आंसर है वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जहां अपराध हुआ है। इसके एक्सेप्शंस आगे हैं 178, 179, 180 में, आगे हम बहुत डिटेल में से पढ़ते हैं। अदरवाइज नियम ये है कि वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, वहां का जो मैजिस्ट्रेट है उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में उसको अथॉरिटी होती है। कौन से वाले मैजिस्ट्रेट को या कोर्ट को होगा? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, स्केड्यूल नंबर 1 कि मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेंगे, सीजेएम साहब ट्राई करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगी, या जो है जेएमएससी के पास अधिकार है, या एनी कोर्ट में ट्राई। इसके बारे में क्या मिलेगा? स्केड्यूल नंबर 1। कौन सा कोर्ट? ये मिलेगा स्केड्यूल नंबर 1 में। कहां का? ये मिलेगा चैप्टर नंबर 13 में। दो अलग अलग बातें हैं, रिपीट करूं वापस से। विच कोर्ट हैज अथॉरिटी टू ट्राई द केस, ये मिलेगा स्केड्यूल नंबर 1 में। और कहां का मतलब फ्रॉम विच प्लेस, कौन सी जगह वाला मैजिस्ट्रेट। क्योंकि मैजिस्ट्रेट तो भोपाल में भी है, जेएमएफसी तो इंदौर में ही कई सारे हैं। अगर आप दिल्ली के 30,000 कोर्ट में चले जाएं तो एक ही कोर्ट में आपको 200 से ज्यादा जेएमएफसी मिल जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट मिलेंगे वहां, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया है। तो कौन सा वाला मैजिस्ट्रेट, ये गवर्न होता है चैप्टर 13 से। ठीक। लेकिन जब हम सेक्शन 167 में आएंगे, कहां पर आएंगे? तो अरेस्ट करने के बाद अगर पहली बात तो यह है कि 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया या नहीं हो गया, मैजिस्ट्रेट के सामने आदमी को लेकर आना है। ठीक है। ये बात कहां लिखी है? ये बात आपको मिलेगी सेक्शन 76, सेक्शन 57, इन दो सेक्शंस में आपको ये बात मिलेगी। अगर 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? तो यहां मिलेगा सेक्शन 167। कौन सा सेक्शन? 167 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, ये दो सेक्शन में आइए। तो 167 का सबसेक्शन 1 ये कह रहा है, रेड विद दीज 2 सेक्शंस है ना, ध्यान रखना। ये कौन गया? 57, 76 और आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 को पढ़ने के साथ में लैंग्वेज बड़ी प्यारी है, लिखा है द पर्सन टू बी ब्रॉट बिफोर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। शब्दावली क्या है? निकटतम दंडाधिकारी के पास ले जाया जाएगा। ठीक है। तो दो तरह की बात समझने की जरूरत है। अरेस्ट करने के बाद या तो डिस्ट्रिक्ट में हुआ होगा अरेस्ट, कहां हुआ होगा? जिले के भीतर, मतलब जहां पर मैं एग्जीक्यूशन करना था, या आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट हुआ होगा, जिले के बाहर हुआ होगा। अरे ऐसा ही हुआ होगा। या तीसरा हो सकता है आउट ऑफ स्टेट हुआ होगा। अरे 3 तरह की चीजें हुई होंगी। ध्यान से समझने की जरूरत है कि जब मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया तो पहले तो यह देखना चाहिए कि वो स्टेज कौन सा है। एक होता है प्री कॉग्निजेंस स्टेज और एक होता है पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। कितनी सारी चीजें समझानी है समझो। और आप चाह रहे थे एक लाइन में आंसर दे दिया जाए। त्रिलोक भैया, त्रिलोक बोल रहे इतना सारा तो हो ही गया और क्या। 2 तरह की स्टेज है। कौन कौन सा? एक है प्री कॉग्निजेंस। प्री कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेने से पहले। काहे से पहले? संज्ञान क्या होता है? इसके लिए आपको चलना चाहिए सेक्शन 190 में। धारा 190 कह रहा है कि अपराध घटित होने के बाद मैजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेंगे। वो कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे? जेएमएफसी,
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी को यह अधिकार दे दिया गया है। लेकिन संज्ञान लेंगे कब? व्हेन देयर इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस कि ऑफेंस हुआ है, प्रथम दृष्टया सबूत होना जरूरी है। और हम कह रहे हैं 24 आवर्स में, तो अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ ही नहीं है, सबूत तो है ही नहीं, बस आरोप लगाया गया कि फला आदमी ने ये काम किया है, ऐसा ही है। तो कॉग्निजेंस लेने से पहले रिमांड कहां दी जाती है? 167 में, याद रखना कहां दी जाएगी। दो तरह के रिमांड की बात है। जब हम पुलिस रिमांड की बात करेंगे तो इसके लिए 15 डेज का टाइम है मैक्सिमम, और जब हम बात करेंगे जुडिशियल रिमांड की तो इसके लिए दो तरह के टाइम पीरियड है, 60 डेज और 90 डेज। 60 डेज और 90 डेज का टाइम आपको याद अगर हो गया हो तो 60 डेज वहां जहां पर में द ऑफेंस विच वाज अलेज्ड टू बी कमिटेड बाय द अरेस्टी इज पनिशेबल अप टू 10 years इंप्रिजनमेंट, जहां 10 वर्ष के कारावास का दंडादेश प्रावधानित है उस अपराध के लिए जिसका आरोप गिरफ्तार व्यक्ति पर लगाया गया है। तो मैक्सिमम 60 डेज की क्या होगी? जुडिशियल रिमांड होगी। When the offense committed or alleged by that the person who is going to be arrested or arrested and brought before the court, जो आदमी ने अपराध किया है उस पर यह आरोप है जिसके न्यायालय के सामने लाया गया है कि उसने अपराध ऐसा किया है which is punishable with more than 10 years imprisonment, 10 वर्ष से ज्यादा कारावास वाला है, और लाइफ इंप्रिजनमेंट आजीवन कारावास वाला है, और डेथ पनिशमेंट मृत्यु दंड वाला है, तो 90 डेज की जुडिशियल कस्टडी होगी। ये कौन सा स्टेज है? इसे कहा जाता है प्री कॉग्निजेंस स्टेज। दूसरा स्टेज होता है पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। कौन सा? पोस्ट कॉग्निजेंस का मतलब है संज्ञान ले लिए जाने के बाद की प्रक्रिया। यह मिलेगी सेक्शन 309 में। कहां मिलेगी? धारा 390 में। सेम कहानी है, 15 डेज से ज्यादा का पुलिस रिमांड नहीं होता, 60-90 डेज से ज्यादा का जुडिशियल रिमांड नहीं होता। सेक्शन में क्या डिफरेंस हो जाएगा? कॉग्निजेंस लेने से पहले 167 का ऑर्डर होगा, कॉग्निजेंस लेने के बाद 309 का ऑर्डर होगा, इतना डिफरेंस है। प्रॉब्लम कहां आती है? जहां पर में किसी आदमी को अरेस्ट किया गया है एक स्टेट में, लेकिन ऑफेंस हुआ था दूसरे स्टेट में, अब क्या करेंगे? तो इसके लिए समझना, जिले में अलग अलग अगर हुआ है, जैसे मैंने बताया इंदौर का मामला है, डिस्ट्रिक्ट में स्टेट वही है, भोपाल में अरेस्ट हुआ है तो क्या करेंगे? और अरेस्ट वारंट निकाला गया है उसके लिए, तो सेक्शन 80 को फॉलो करेंगे। कौन सी धारा? 80। लेकिन अगर स्टेट ही बदल गया, जैसे एक केस था विकास दुबे का, अपराध हुआ था यूपी में और आदमी आ गया था कहां पर में? उज्जैन में, महाकाल मंदिर में गिरफ्तार हुआ। या अभी लेटेस्ट एक बढ़िया केस है 2021 का, आप लिखिए गौतम नौलखा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस है, बहुत रिनाउंड केस, गौतम नौलखा हाँ वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। गौतम नौलखा बनाम दिल्ली राज्य का एक मामला, अभी हाल फिलहाल का ही मामला है। और इस मामले में हुआ ये कि महाराष्ट्र पुलिस ने, पुणे में एक मामला घटा, FIR दर्ज हुआ था पुणे में महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची नई दिल्ली, जहां पता चला कि यह आदमी गौतम नौलखा नाम का, 2021 का मामला है ये लेटेस्ट, वहां छुपा हुआ है। पुलिस ने उसको हाउस अरेस्ट किया। हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि उसको गिरफ्तार करके घर में ही बंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कहते हैं इसे। पुलिस कहां की थी? महाराष्ट्र की। आई कहां थी? न्यू दिल्ली में। और पुलिस को यह पता था कि द पर्सन हैज टू बी ब्रॉट बिफोर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, ऐसी बात लिखी है सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 में। 167 एक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है जैसे ही गिरफ्तार किया जाएगा निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना चाहिए और उसके सामने ट्रांजिट एप्लीकेशन लगानी चाहिए। क्या लगाना चाहिए? ट्रांजिट एप्लीकेशन होता है इस आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आवेदन, कि आप हमें प्राधिकृत करें, हमें कौन? पुलिस वालों को, कि हम इस आदमी को वहां ले जा सकें। और ये होना चाहिए विद इन 24 आवर्स। कितने समय के भीतर? 24 घंटे के भीतर ये होना चाहिए। कंडीशन क्या क्या है इसके लिए? मतलब कब मैजिस्ट्रेट ट्रांजिट रिमांड जारी करेगा? गौतम नौलखा के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया 2 रिक्विजिट्स हैं। क्या रिक्विजिट्स हैं? लिखिए, रिक्विजिट्स टू इश्यू ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड जारी करने के लिए पूर्व आवश्यकताएं। गौतम नौलखा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2021। पहला लिखिए, कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन केस डायरी, कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द केस डायरी
should be brought before the court. केस डायरी में जो प्रविष्टियां की गई हैं उसकी प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। केस डायरी में जो प्रविष्टियां की गई हैं उसकी प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, द पर्सन अरेस्टेड इन पर्सन शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। गिरफ्तार व्यक्ति को भी सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को भी सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। इस मामले में किया क्या था, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और एप्लीकेशन ले गए। कोर्ट ने एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दिया, कहा कि प्री रिक्विजिट्स ऑफ सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी हैज नॉट बीन ड्यूली फॉलोड एंड विदाउट बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी द एप्लीकेशन इज बीइंग रिफ्यूज्ड। कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो कि 167 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, उसको फॉलो नहीं किया गया। दो चीजें क्या चाहिए थी, एक केस डायरी। केस डायरी क्या होता है, कब एफआईआर हुआ, मामला क्या बना, कब कब किससे इन्वेस्टिगेशन किया, क्या पूछताछ हुई, व्यक्ति को कब अरेस्ट किया गया, अरेस्ट का टाइम लिखा होगा, सारी चीजें लिखी हुई होगी उसमें। तो अरेस्ट अगर ठीक तरीके से नहीं किया गया है, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, दूसरा उस आदमी को साथ में लेकर आना है, उसको कहां छोड़ दिया था, हाउस अरेस्ट में रख दिया था उससे, तो ये रिफ्यूज कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला 1996 में आया, केस था इकबाल कौर क्वात्रा। एक बहुत अच्छा केस हमारे पास और है, आप जाने, केस का नाम है इकबाल कौर क्वात्रा वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इकबाल कौर क्वात्रा वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 1996 का ये मामला है। ये एक और बढ़िया मामला है ट्रांजिट रिमांड को समझने के लिए। इसमें हुआ ये कि जयपुर राजस्थान में एक ऑफेंस हुआ अक्टूबर के महीने में जैसा मुझे डेट याद आ रहा है 25 अक्टूबर शायद वो डेट था। ऑफेंस हुआ जयपुर राजस्थान में और पुलिस ने अपराधी को अरेस्ट किया हैदराबाद में। हैदराबाद में अरेस्ट करने के बाद पहला काम क्या करना था उनको, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट शब्द है, और नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बताया है, मैजिस्ट्रेट का मतलब 167 के पर्पज से, खासकर 167(1) के पर्पज से ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, न्यायिक मैजिस्ट्रेट। तो उसको ले जाना चाहिए था, ये नहीं ले गए, सीधे निकल आए गाड़ी लेकर। कहां पर में, राजस्थान। क्या पता इन पुलिस वालों ने वो देखा हो, क्राइम पेट्रोल देखा हो या सीआईडी देखा हो, वहां दिखाता नहीं कि ले गए मैजिस्ट्रेट के सामने में, गाड़ी में बिठा करके निकल आते हैं और गोवा में अरेस्ट कर लेते हैं, कहीं और अरेस्ट कर लेते हैं। तो उसको ले जाना चाहिए था हैदराबाद में, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वहां पर में, नहीं ले गए और ये आ गए राजस्थान की तरफ। और हुआ ये कि बीच में महाराष्ट्र में कहीं इन्होंने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया। तो जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो जो अरेस्टिंग ऑफिसर था उसका ये कहना था कि 24 आवर्स की लिमिट दे रखी है, प्रोड्यूस कब करना है, और 24 घंटे के भीतर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस मामले में हुआ ये कि वो महाराष्ट्र जो कोर्ट था उसने तो रिफ्यूज कर दिया था रिमांड देने के लिए कि ट्रांजिट रिमांड हम नहीं देंगे। उसके बाद भी छोड़ा नहीं उसको, सीधे जयपुर ले गए, बोले जब अरेस्ट कर लिया है तो कर ही लिया है। और जब जयपुर कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तब भी ये बात की गई कि पहली बात तो ये है कि 24 आवर्स का समय बीत गया, तो पहला तो आपने ये गड़बड़ कर दिया है कि अरेस्ट ही एज पर दी गाइडलाइंस नहीं है। दूसरी बात ये कि 24 घंटे का मतलब ये नहीं है कि 23वें घंटे में प्रस्तुत करें। 24 घंटे का मतलब है दैट इज द आउटर मोस्ट लिमिट, मतलब उसको नहीं ब्रेक करना, उसके बाहर नहीं जाना। यू कैन नॉट प्रेजेंट द पर्सन बियॉन्ड 24 आवर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि 23 घंटे और 40 मिनट बाद उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं या आखिरी मिनट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठहरो ठहरो ठहरो, मूवी में होता है ना ऐसा। अब एक मूवी देखी राम सेतु, आप में से किसी ने देखी? उसमें सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और हम बाज नहीं आ रहे, हमारे बॉलीवुड वाले, पहुंच गया है वो हीरो हमारा घूमते हुए, ठहरो ठहरो ठहरो। अरे क्या ठहरो ठहरो, बकवास कर रहे। और माई बाप भी सुन रहे हैं, हाँ भैया तुम सुनाओ, ज्ञान दो। हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, वो पहुंच गया है और वो लास्ट मोमेंट पे कुछ वो वर्डिक्ट दे रहे हैं बेचारे सफेद बाल वाले माई बाप।
और वो पहुंच गया, कह रहा है ठहरो। ऐसा नहीं होता। कोर्ट ने कहा 24 आवर्स इज द मैक्सिमम लिमिट, और करना क्या है, अरेस्ट करने के बाद इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब एज सून एज पॉसिबल, यथाशीघ्र क्या करना होगा, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। और साथ में उनको क्या डिमांड करनी होगी कि माई बाप इस आदमी को वहां ले जाना है तो हमें ट्रांजिट रिमांड दीजिए। ये ट्रांजिट रिमांड आएगा कहां से, ये ट्रांजिट रिमांड आएगा 167 सबसेक्शन 2 से, रेड विथ सेक्शन 167 सबसेक्शन 1, 167(1), 167(2), इनको मिलाकर जो रिमांड की अवधि है, कितना दिन मैक्सिमम हो सकता है पुलिस कस्टडी का, दैट इज 15 डेज। इस 15 डेज का ही पार्ट है वो ट्रांजिट रिमांड, कि इस आदमी को यहां से लेकर के वहां तक जाइए। मुझे उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही हैं। आई, अब एक क्वेश्चन देखिए यहां पर में, क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेशन ट्रांजिट रिमांड डिनोट। पहली बात तो ट्रांजिट रिमांड कहीं है नहीं, मैंने कहा, लेकिन अगर ट्रांजिट रिमांड शब्द आ गया है तो इसका क्या मतलब है। पहला लिखा है इट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर फ्रॉम वन जेल टू अनदर। एक जेल से दूसरे जेल में भेजने के लिए कोई रिमांड है क्या, इसका आंसर है नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। दूसरा लिखा है इट इज द ट्रांसफर ऑफ अ क्रिमिनल केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। एक दांडिक मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने की प्रक्रिया है। नहीं, उसके लिए हमारे पास 3 अलग अलग शब्द हैं जब हम केस ट्रांसफर करेंगे, आगे सीआरपीसी में पढ़ाऊंगा। एक होता है ट्रांसफर, अंतरण, एक तरीका है मेक ओवर, हवाले करना, और एक तीसरा तरीका है कमिट, सुपुर्दगी। अगर एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अगर आपको कोई केस भेजना है, उसके लिए 3 तरह के शब्द हैं। क्या क्या यूज किया मैंने, ट्रांसफर, मेक ओवर, कमिटल, ये 3 तरह की प्रक्रिया है। किसके लिए क्या शब्द का उपयोग होगा हम समझेंगे। फिर तीसरा लिखा है इट इज टेकिंग आउट एन अक्यूज्ड बाय पुलिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। हाँ, यही वाला है अभी जो हम समझ रहे थे। चौथा ऑप्शन है इट इज टेकिंग आउट ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम वन कोर्ट टू प्रिजनर। तो कोर्ट टू प्रिजनर की कहानी नहीं है, इसका मतलब क्या है मैंने बताया, आउट ऑफ स्टेट, दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में। जैसे मैंने आपको गौतम नवलखा का केस बताया, ट्रांजिट रिमांड क्यों चाहिए था, दिल्ली में अरेस्ट हुआ, महाराष्ट्र ले जाना था। या मैंने आपको केस बताया इकबाल कौर क्वात्रा, इसमें क्या हुआ, जयपुर राजस्थान में मैटर हुआ था, अरेस्ट कहां किया गया, हैदराबाद में, स्टेट बदल गए, तो यहां क्या चाहिए, ट्रांजिट रिमांड। और ट्रांजिट रिमांड कौन देगा, द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट अंडर हुज लोकल जुरिसडिक्शन द पर्सन वाज सो अरेस्टेड। रिक्विजिट्स क्या है, 2 बातें, केस डायरी लेकर जाना होगा। और केस डायरी क्यों चाहिए मैजिस्ट्रेट को, सो दैट वो चेक कर सकें कि क्या ठीक ठीक फॉलो हो रहा है। केस डायरी का मतलब है कि मामले में ठीक ठीक प्रोसीजर हो रहा है, उसमें दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ टाइम भी नोट करना होता है, डेट भी नोट करना होता है कि एफआईआर कब आया, उसके बाद कहाँ गए, किससे क्या स्टेटमेंट लिया, कितने बजे स्टेटमेंट लिया, अरेस्ट करने के लिए कब निकले, अरेस्ट कितने बजे हुआ, कहाँ से अरेस्ट हुआ, मेमो बनाया गया क्या, हर एक बात होगी उसमें। तो केस डायरी से क्लियर क्या हो जाएगा कि प्रोसीजर ठीक फॉलो किया जा रहा है नहीं, और अगर व्यक्ति को सामने लाया गया है तो ये भी क्लियर हो जाएगा वो ठीक हालत में है या नहीं, इसके साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं हुआ, टॉर्चर तो नहीं हुआ, क्रुएलिटी तो नहीं की गई है, या उसको कुछ बोलना हो अपने बचाव में तो वो बोल सकता है कि गलत आदमी को नहीं अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। तो प्राइमा फेसी मामला अगर बन रहा है, कोर्ट को ये लगता है 24 घंटे के भीतर लाया गया है, और मैंने बताया नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने। महाराष्ट्र वाले मजिस्ट्रेट ने क्यों नहीं दिया ट्रांजिट रिमांड, क्योंकि अरेस्ट हुआ था हैदराबाद से, उनका जुरिसडिक्शन ही नहीं था। और ये लेकर क्यों गए महाराष्ट्र वाले में, बोले रास्ते में पड़ गया कोर्ट तो यहां लेते जाए कि 24 घंटे में ले जाना है, भाई 24 घंटे हुए नहीं। तो प्रॉब्लम मुझे लगता है उसकी थी नहीं, उसको ठीक से बात समझ में आई नहीं होगी। और ये बातें इतनी आसान नहीं है कि ठीक से समझ में आ जाएं, एक शब्द को समझने के लिए इतना कुछ समझना पड़ रहा है। समझ में आया ट्रांजिट रिमांड क्या है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। रिमांड और कस्टडी में क्या अंतर है, समझ में आया। कस्टडी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपनी देख रेख में लेना, एक शब्द है अभिरक्षा, क्या करना, देख रेख, समझते हो। नाउ द पर्सन इज अंडर द सर्विलेंस ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, वो उसकी देख रेख कर रहा है। तो कस्टडी शब्द का मतलब है, हिंदी में शब्द है अभिरक्षा, और रिमांड का मतलब है फिर से कस्टडी में भेज देना। इसके लिए शब्द है प्रतिप्रेषण, क्योंकि पहले अरेस्ट किया गया था, उसकी कस्टडी में था, कोर्ट ने कहा वापस से 3 दिन के लिए कस्टडी में भेज दो। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होंगी, पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड और ट्रांजिट रिमांड। क्लियर है।